सर, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में और थैंक यू करता हूँ आपका कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट में आप आए ताकि बच्चे इस पॉडकास्ट को देख के और पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख के कुछ न कुछ सीख पाएँ और नीट और जेईई के इम्पोर्टेंट जो पहलू है, उनसे रूबरू हो सकें। तो थैंक यू सो मच सर। तो अगर मैं आप सबको रूबरू करवाना चाहूँ गजिंदर सर से, तो गजिंदर सर अपने आप में एक हब है फिज़िक्स के, जो कि टॉप क्वालिटी के जो एजुकेशन हब्स होते हैं हमारे कोटा और दिल्ली में, वो गजिंदर सर अपने आप में ही है। तो गजेंद्र सर अभी पिछले 12 साल से ज़्यादा इस फील्ड में है, कोचिंग की फील्ड में, और इन्होंने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जैसे कि श्री चैतन्य, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सर पढ़ा चुके हैं, मोशन में पढ़ा चुके हैं और पिछले 3 सालों से हमारे साथ बने हुए हैं नालंदा में। तो इस बीच कई जिला टॉपर यहाँ से निकले और कई जेईई एडवांस टॉपर यहाँ से निकले नालंदा से। अगर मैं बात करूँ सर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सर ने एमटेक की है आईआईटी रुड़की से, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और जो टॉप 7 आईआईटीज़ हैं उनमें से एक है। तो मेरा ये मानना है कि जो फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो जेईई एडवांस्ड हो, जेईई मेंस हो या नीट हो। और जो एक टीचर खुद एक आईआईटी संस्थान से पढ़कर आया है, वो बेहतर जानता है कि आपको वैसे ही संस्थान में कैसे पहुंचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ गजेंद्र सर है और वेलकम सर आपका इस पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। जी हर्ष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज मैं टाइम निकाल के आपके साथ इस पॉडकास्ट के लिए आया हूँ। तो थैंक यू सो मच सर आपका यहाँ पे आने के लिए। तो हमारा जो पॉडकास्ट है उसका यही उद्देश्य है कि जो हम बातचीत करें उससे जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो 10th के बाद आना चाहते हैं नालंदा या कहीं और, या +2 के बाद आना चाहते हैं, वो कुछ सीख पाएँ और कुछ रूबरू हो पाएँ कि नालंदा में चीज़ें कैसे चल पा रही हैं। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन आपको रहेगा कि जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स का नाम सुनते ही कई बच्चे घबरा जाते हैं और जो अधिकांश बच्चे हैं वो उन्हें फिज़िक्स टफ लगती है। तो ऐसा क्यों है और हम नालंदा में फिज़िक्स को आसान कैसे बना पाते हैं बच्चों के लिए? जी हर्ष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया। और दूसरा, आपने सवाल पूछा कि फिजिक्स से बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है और 10th क्लास के बाद जब +1 चूज़ करता है, साइंस स्ट्रीम चूज़ करता है, तो कुछ टाइम बाद उसे फिजिक्स बहुत टफ लगने लगती है। तो पहले तो बच्चों को ये समझना होगा और पेरेंट्स को भी कि 10th क्लास तक जब वो पढ़ते हैं तो उनको रटने की हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। तो फिजिक्स एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स को हमें समझना होता है और उसके एप्लीकेशंस वाइड है, तो जितना हम समझकर एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमें माइंड में रखना है कि इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, ठीक है सर। अब साथ में जो दूसरा सब्जेक्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा सर कि फिजिक्स में कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी है समझना, और जब बच्चा हमारे पास 10th के बाद आता है तो जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत वेरी करती है कि बच्चे ने बोर्ड के लिए भी पढ़ना है और बच्चे ने नीट और जेईई की भी तैयारी करनी है। तो उस कंसेप्चुअल नॉलेज पे कैसे फोकस किया जाता है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि बोर्ड की तैयारी भी करनी है और नीट और जेईई की तैयारी भी करनी है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस तो देखो ऐसे करते हैं कि जैसे अभी आजकल सिनेरियो ये है कि सब जानते हैं कि अगर एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है तो एनसीईआरटी से सिलेबस आता है, और एनसीईआरटी हमारा बोर्ड्स में भी सबके लिए है, ज़्यादातर स्टेट्स में बोर्ड्स में अब एनसीईआरटी फॉलो होने लगी है। तो कॉन्सेप्ट तो सभी सेम है, आप बोर्ड की बात करो या फिर एनटीए एग्जाम्स की बात करो, लेकिन इधर एग्जाम में जो एप्लीकेशंस उधर बोर्ड में मिस हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कंसेप्चुअल तैयारी ही करनी होगी अगर हमें एनटीए एग्जाम क्लियर करना है, और वो सिर्फ एक प्रैक्टिस का पार्ट है ना। तो हम डेली वो प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, एप्लीकेशन सीखते हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट होते जाते हैं। राइट, तो ऐसे हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है अपने आप में, वो एक तरह से कोलैबोरेशन या कहूँगा कंपाइलेशन है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स का,
और बच्चा कहीं ना कहीं नीट या जेई एडवांस पेपर में न्यूमेरिकल्स में ही बाहर होता है। अगर बच्चे को न्यूमेरिकल्स आता भी है तो बच्चे की या तो स्पीड कम रह जाती है या कंसेप्चुअल नॉलेज कम रह जाती है कि बच्चा वहीं पे अटका रह जाता है न्यूमेरिकल में। तो उस न्यूमेरिकल एबिलिटी को कैसे एनहांस किया जाए, स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, नालंदा में कैसे काम किया जाता है बच्चों के ऊपर, और बच्चा खुद भी अपने ऊपर कैसे काम कर सकता है ताकि वो अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी एनहांस कर पाए। जी सर, जैसा अभी आपने पूछा कि एक तो स्टूडेंट अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को कैसे बढ़ाए, दूसरा टाइम मैनेजमेंट टाइप यानी कि स्पीड कैसे बढ़ाए। जैसा आपने पूछा कि बच्चा दो वजह से नीट जैसे एग्जाम में रह जाता है या जेई जैसे एग्जाम में, कि एक तो उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी वीक है या उसको न्यूमेरिकल करना आता है तो उसकी स्पीड बहुत कम है, उस वजह से पीछे रह जाता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि जो हम क्लासेज में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनको रिवाइज करें, फॉर्मूलाज लर्न करें और बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से हम अपना स्टार्ट करें ना। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो इसमें जो लास्ट ईयर्स में आया वहां से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करना है उस टॉपिक को, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाना है, तो वहां से हमारे न्यूमेरिकल्स होने लगते हैं। जैसा आपने पूछा कि नालंदा में बच्चा कैसे इस चीज को ओवरकम करता है, तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं डेली उसके लिए हम एक डीपीपी प्रोवाइड कराते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें मिनिमम 10 क्वेश्चंस होते हैं और वो बेसिक लेवल से लेकर थोड़ा अपग्रेड होते जाते हैं। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीशन की तरफ आता है फिर बच्चों को असाइनमेंट या जो अपना मटेरियल मॉड्यूल वहां से क्वेश्चंस करने के लिए कहा जाता है, तो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल बिल्ड होते जाते हैं ना। सेकंड बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि स्पीड कैसे बढ़ाए। तो हर सर ये जो हमारा एनटीए का एग्जाम है ये एग्जाम है टाइम बाउंडेड सर वाला। जैसे कि नीट की स्पेशली बात की जाए तो 3 आवर्स में यानी कि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने हैं, एवरी मिनट एक क्वेश्चंस करना है। तो फिजिक्स में 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस करने हैं। तो जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि मुझे प्रैक्टिस विद टाइम करनी है ना। तो टाइम सेट करके ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। पहले हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल में 60 मिनट्स में 10 न्यूमेरिकल्स हो, कि 10 न्यूमेरिकल्स करने में 60 मिनट लग गए हैं, फिर धीरे धीरे वो टाइम घटेगा। तो प्रैक्टिस करते करते ही वो टाइम रिड्यूस होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमें न्यूमेरिकल्स विद टाइम करना है, टाइम कंस्ट्रेंट बना के तब सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने इस प्रश्न को एक तरह से बताया, एक्सप्लेन किया हमारे लिए। और अब फिजिक्स जो है अपने आप में उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे को किन टॉपिक्स में आती हैं? क्या वो +1 के टॉपिक्स है, +2 के, या इसके अलावा कोई और चीज़ें? जी देखो, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वेल कनेक्टेड है हमारे एनवायरनमेंट से, क्योंकि हमारे चारों तरफ फिजिक्स है। तो किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर को हम नाम नहीं दे सकते कि वहाँ बच्चा फंसता है। +1 कनेक्टेड है +2 के साथ और चैप्टर वाइज चैप्टर कनेक्टेड है। अब बच्चा गलती जो करता है ना, वो इस बात में गलती नहीं करता है कि एनटीए के एग्जाम में जाके बैठा कि ये किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ गया। वो गलती करता है न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने में कि वहाँ पे पूछा क्या है। जैसे जनरली डायग्राम में क्या दिया है वो उस इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पाता है। दूसरा, बहुत जल्दी पढ़ के आंसर करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी गलतियां बच्चा ऐसे करते हैं, जो अभी बच्चे सुनेंगे पॉडकास्ट को वो कनेक्ट करेंगे कि इनकरेक्ट लिखा होता है न्यूमेरिकल में, बच्चा करेक्ट पढ़ लेता है जल्दी जल्दी में और करेक्ट वाला आंसर दे देता है। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो आई थिंक ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है जिसमें बच्चा फंसता हो। चैप्टर सभी कनेक्टेड हैं और अगर हम अच्छे से उनका रिवीजन करके जाएं तो सब हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है हमें कि न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम से इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से लेनी है, और जो सबसे मेजर इशू आता है बच्चों को वो आता है यूनिट कन्वर्जन में। एनटीए जनरली यूनिट्स ऐसे देता है कि बच्चे को वो कन्वर्ट करना पड़े और वहाँ बच्चा गलती कर जाता है। तो सबसे मेजर इशू ये आता है। इवन सर मेरे को अभी नॉस्टैल्जिया आ गया, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में चले गया जब मैं +1 +2 में था। जो आपने ये बात कही यूनिट कन्वर्जन वाली, तो हमेशा मैं यही गलती करता था, यही जनरल गलती होती है कि जो यूनिट्स थी उनको मैं ध्यान में ना रख के आंसर निकाल देता था, और वो गलत आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन में होता ही था। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पे बताया। अब कई स्टूडेंट सर मैंने ऐसे देखे कि जो फिजिक्स को पढ़ते हैं और वो फॉर्मूला तो रट लेते हैं, उन्हें लगता है कि फॉर्मूला ही याद करके कहीं ना कहीं मैं उसे अप्लाई कर दूंगा न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे कंसेप्ट में और मेरा आंसर आ जाएगा।
तो उनकी जो तैयारी रहती है वो फॉर्मूलाज तक ही सीमित रहती है। क्या अधिकांश बच्चों के लिए ये जो तरीका है फॉर्मूला याद करने का और उसको अप्लाई ना करने का, प्रैक्टिस कम करने का, करेक्ट है? क्या आप इसके हित में हो या बच्चों को और क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा स्टार्टिंग में आपने पूछा था फिजिक्स के बारे में, मैंने बताया था कि फिजिक्स रटने का तो सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये प्रॉब्लम जेई वाले स्टूडेंट तो बहुत ही कम फील करते हैं, हालांकि फॉर्मूला उनको भी याद रखना है। नीट वाला बच्चा इस हैबिट में आ चुका होता है कि ज़्यादा चीज़ें याद करनी होती हैं, तो फॉर्मूला वो रटते हैं। और फॉर्मूला आई थिंक याद होना भी चाहिए, ये मस्ट है। सबसे पहला तो मस्ट ये है कि फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फॉर्मूला हमने बनाया कैसे था हमें ये पता है, तो वो फॉर्मूला अगर हमें याद भी नहीं होगा तो हम उसी टाइम पे वो फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, है ना, ड्राइव कर सकते हैं। और अगर हमने कोई फॉर्मूला इतनी बार यूज किया है प्रैक्टिस में, तो उसी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल को हम फिर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले के याद होने के साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार एनटीए के क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं कि फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं पता वो क्वेश्चंस कब आते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, है ना। वो तो एक ही पार्ट है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल सर, जो कि फॉर्मूला के पीछे जो डेरिवेशन है, कि अगर बच्चे को फॉर्मूला भी याद नहीं है पर अगर उसने यदि समझा है कि फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे बना है, तो कभी भी उस फॉर्मूला को यूज कर सकता है। तो बिल्कुल शानदार जवाब आपने दिया इसका। अब जो प्रैक्टिस है सर, जो फिजिक्स है, अब सीमित समय है। नीट और जेई में सीमित समय हमें मिल रहा है, कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसको सीमित समय में हमें करना है। स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो वो तीनों चीजें कैसे आएगी जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वो किस तरह से बच्चे को हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल। देखो, जो आपने बातें पूछी कि टाइम लिमिटेड होता है, तो सब मैटर करता है हमारी प्रैक्टिस पे। सेकेंडली, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्लास नोट्स पढ़ते हैं और अपना घर जाके रिवाइज करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिवीजन, कि हमें हमारे क्लास टीचर के नोट्स बिल्कुल टिप पे होने चाहिए। जो क्लास नोट्स में एग्जाम्पल है उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, कोई उसमें हमें ऐसा नहीं कि डाउट हो, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर उसी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम अपने मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। उस मॉक टेस्ट को अगर बच्चे ने यहाँ कंडक्ट किया और जाके ऐसे ही रख दिया, उसका सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, तो स्पीड बढ़ना, एक्यूरेसी आना पॉसिबल नहीं है। तो मॉक टेस्ट को सिर्फ मॉक टेस्ट वाले दिन तक सीमित नहीं रखना है, उसको जाके सेल्फ एनालिसिस करना है और ये नोटिफाई करना है कि मेरे से गलती कहाँ हो जा रही है और किन टॉपिक्स में हो जा रही है। फिर हम उनको ज़्यादा रिवाइज करते हैं, तो वहाँ से हमारी एरर्स घटने लगती है ना। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसी टाइम ड्यूरेशन में सारी चीज़ें होती जाती हैं। ठीक है। तो सर अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी इज ब्रीफ, और एनसीईआरटी हर एक बच्चे को पढ़नी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ही आधार है नीट और जेई का। पर साथ में कई जो फैकल्टी मेंबर्स है या सीनियर फैकल्टीज है, वो मैंने तकरीबन देखा है कि वो रेफरेंस बुक्स भी बच्चों को क्या करते हैं, एक तरह से रेफर करते हैं। तो जो एनसीईआरटी है और जो रेफरेंस बुक्स है, उसमें दोनों में संतुलन कैसे बनाया जा सके, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी बिल्कुल हर्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और हम मतलब ये बात सही भी है कि एनटीए जो भी कभी कोई क्वेश्चन अगर कोर्ट में पहुंच जाता है या उस पर कोई उंगली उठाता है, तो उसमें एनसीईआरटी का रेफरेंस देके उसको आंसर करता है। लेकिन एनसीईआरटी हर बच्चे को समझ में आना पॉसिबल नहीं है, और एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत लिमिटेड है ना। तो एनसीईआरटी क्या करता है कि सिर्फ एक एग्जाम्पल देगा, और वो एक एग्जाम्पल नहीं, कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए अलोंग विद क्या करना होता है, जैसे जेई के बच्चे हैं तो वो एच.सी. वर्मा को फॉलो करते हैं, और एच.सी. वर्मा इज ए वेरी गुड बुक, तो उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। नीट के बच्चे हैं जैसे उनको, तो एनसीईआरटी अगर बच्चा हमारे पास आता है तो आई थिंक फिजिक्स में उनको एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो सब नोट्स में कवर हो जाता है, एक्सरसाइज सॉल्व करे वो सफिशिएंट। दूसरा, हमारे जो खुद के मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने मतलब प्रूफ रीडिंग के साथ और ऐसे बनाया हुआ है कि अभी एनटीए का क्या सिलेबस है और अभी एग्जाम का क्या पैटर्न चला हुआ है, तो उसमें एक्सरसाइज दी हुई है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, तो वो भी एज ए रेफरेंस यूज किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ साथ मॉड्यूल्स और एच.सी. वर्मा सफिशिएंट है फॉर फिजिक्स। ओके जी ठीक है सर।
अब जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की मन की बात है कि जो डर है फिजिक्स से रिलेटेड उसको कैसे दूर किया जा सके। अब जो नीट वाले बच्चे हैं वो बायो में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, केमिस्ट्री में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, उन्हें डर ये रहता है कि पता नहीं फिजिक्स मेरा अच्छा गया कि नहीं गया, अगर नहीं गया तो शायद मेरा अब नहीं हो पाएगा। उस डर को कैसे दूर किया जा सके सर? जी बिल्कुल। देखो, डरना तो चाहिए बच्चों को, क्योंकि सब्जेक्ट है तो उसमें मतलब एप्लीकेशंस हैं और फिर कैलकुलेशंस हैं, और जनरली नीट का बच्चा इसी सोच के साथ बायो लेता है कि मुझे मैथमेटिक्स वीक था तो मैं नीट की तरफ जाता हूँ। लेकिन अगर हम ये सोच के या एक या दो कॉन्सेप्ट या चैप्टर से डर के सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो फिर एमबीबीएस में पहुंचना मुश्किल है। उसका हर्जी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इवन 7-10 डेज तक बच्चे को समझ में नहीं आता है। अभी अगर बच्चा उस चीज को एज ए डर बना के और वहां से छोड़ के पीछे हो जाए तो फिर तो कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि अपना एक टाइम फिक्स करना है, उस टाइम शेड्यूल में हमें फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना है, इवन समझ में आए या ना आए। हमें चीजें नहीं आ रही हैं समझ में तो हम उसको राइटिंग करके पढ़ेंगे, है ना। हमें फॉर्मूलाज की वजह से क्वेश्चन में अटक जा रहे हैं तो हम उनको याद करेंगे। लेकिन हमें जब डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, और वो 10 दिन में 15 दिन में फियर खत्म हो जाता है और बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं ना। अभी मैं पिछले कई साल से बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखते हैं जो नीट में आके बोलते हैं सर कुछ नहीं हो रहा है हमसे। इवन जेई में बच्चा बोलता है सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उनको बोलाता है कि बेटा समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, तो प्रैक्टिस करते करते वो सब्जेक्ट समझ में आता है। दूसरा, हमारे चैप्टर्स मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि वेल कनेक्टेड है, तो पहले चैप्टर के ही बिहाफ पे अगला चैप्टर आएगा तो उसका रिवीजन ऑटोमेटिक पीछे से चलता जाएगा, तो वो सब्जेक्ट का फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। तो प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो डर और बढ़ेगा, और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और काफ़ी पुरानी सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और उसी के कारण डर भी दूर होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी है तभी फिजिक्स का डर क्या होगा, खत्म होगा, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गजेंद्र सर, कि जो ट्रेंड देखा होगा आपने कि तकरीबन अभी कई छात्र, कई स्टूडेंट्स को आपने क्या करवाया है, नीट क्लियर करवाया है, जेई क्लियर करवाया है, आपने उन्हें गाइड किया है। तो जो एक स्टूडेंट होता है, जो रिजल्ट स्टूडेंट होता है, क्या रहता है कि किसी टीचर को पता भी लग जाता है कि इस बच्चे में क्वालिटीज है कि नहीं है। अगर किसी को नीट या जेई निकालना है, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं तो क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए उस बच्चे में? जी बहुत अच्छे। देखो, जब 10th पास करके स्टूडेंट आता है और वो ये सोचता है या इवन ड्रॉप ईयर में आता है, तो एक बात तो क्लियर है हर्जी कि वो ये चाहता है या उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो इसका मतलब माइंड में तो वो सोच चुका है कि मुझे नीट या जेई क्लियर करना है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बच्चा जब +1 में या ड्रॉप ईयर में मेरे पास आता है तो मैं चाहता हूँ कि वो एम्प्टी माइंड आए फॉर फिजिक्स। वो अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाए, जस्ट जैसा उसको बोला जाता है कि टीचर जैसा बोलता है कि बेटा आज आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, आज आपको असाइनमेंट करना है, आज आपको इतना रिवाइज करके आना है, बस उसको फॉलो करता जाए। और अगर जस्ट फॉलो करेगा कि टीचर्स क्या कहता है, मेंटर क्या कहता है, उसकी गाइडेंस को फॉलो करेगा, तो ये एग्जाम इतना टफ उसको बिल्कुल नहीं लगेगा और डेफिनेटली वो इस एग्जाम में सक्सीड करेगा, है ना। प्रीवियसली भी ऐसा ही हुआ है, हमारे जो बच्चे टॉप आए हैं या NIT IIT पहुंचे, उन्होंने यही किया कि फॉलो करते गए और चीजें होती गई हैं। जनरली बच्चा ये गलती करता है कि मैंने कुछ पढ़ाया, दूसरे टीचर ने कुछ पढ़ाया और जाके एक अलग से बुक रखी हुई है रूम पे या घर पे कि मैं यहाँ से भी पढ़ता हूँ, मैं वहां से पढ़ता हूँ, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जस्ट रूल को फॉलो करना है, जैसा मेंटर बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है, तो जर्नी बहुत आसान होती है। डेफिनेटली सर, इस बात से मैं भी एग्री करूंगा कि अगर आप गुड लिसनर हो, आप फॉलो कर रहे हो कि आपके मेंटर्स, आपके फैकल्टी क्या कह रहे हैं। और सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे सोर्सेज कभी फॉलो नहीं करने और बहुत सारे टीचिंग मेथड्स भी कभी फॉलो नहीं करने हैं। एक अच्छे सोर्स को फॉलो करो और उस पर स्टक रहो और बार बार प्रैक्टिस करो, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल सर, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आपको भी बच्चों ये चीज़ अपने अंदर लानी है और इसको फॉलो करना है।
साथ ही में सर अब जो नालंदा है, नालंदा में 2 पहलू काम करते हैं। एक है नालंदा नेक्स्ट जेन, जो कि हमारा स्कूल है जिसमें +1 से ही बच्चा आ रहा है, और दूसरा है कि नालंदा करियर इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है और जिसमें +2 के बाद बच्चे आते हैं और कोचिंग लेते हैं, जो कि एक एकेडमी है। तो दोनों में डिफरेंसेस कैसे चलते हैं? लाइक एक बच्चा जो +1 से ही आके कोचिंग ले रहा है और एक बच्चा जो +2 के बाद आके कोचिंग ले रहा है, आपके मायने में कैसे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? कौन ज़्यादा अच्छे से गैदर कर पा रहा है चीज़ों को, है ना? और डिफरेंस क्या है? अब कई बच्चे कहते हैं कि मैं शायद स्कूलिंग में ज़्यादा अच्छे से कर लूँ, फिर मैं ड्रॉप लेता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि मैं इंटीग्रेटेड में आके पहले ही पढ़ लेता हूँ। तो कैसे दोनों चीज़ें चल पा रही है और क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? जी, जैसा आपने पूछा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि स्कूलिंग करते हैं। देखो, वो स्कूलिंग करे या वो इंटीग्रेटेड में आए, अगर बच्चा साइंस साइड को पढ़ना चाहता है और अपने आप को एज ए साइंस स्टूडेंट बोलता है, तो सबसे पहली बात तो उसको कि एक डिफाइंड सिलेबस में बाउंड नहीं होना है। कि मान लो कि हिमाचल गवर्नमेंट ने एक छोटा सा सिलेबस डिफाइन कर दिया है और चीज़ें बता दी कि यहाँ यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, और बच्चा उसको पढ़ के खुश हो जा रहा है कि भाई मुझे फिजिक्स आ गई है, तो वो फिजिक्स उसके लेवल पे काम की नहीं है। तो वो तो सिर्फ अपने आप को एक तरह से ये बोलना है, या अपने आप को ऐसे झूठ बोलना कहिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स आती है, वो नहीं है। फिजिक्स को या साइंस को पढ़ना है तो इन डिटेल पढ़ना है, और इन डिटेल के लिए अगर आप एक टारगेट बना के पढ़ोगे, लाइक एनटी एग्जाम्स का या फ्यूचर में और बड़े एग्जाम्स का, तो डिटेल में पढ़ने के लिए वो हमारे लिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं ना। तो जब हमें ये माइंड सेट हो गया है, जब पेरेंट्स और बच्चा डिसाइड कर चुका है कि 10th के बाद आप बायो लोगे, डॉक्टर बनोगे, तो फिर हमें 2 साल वेट नहीं करना है, हमें तुरंत अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देना है। समहाउ अगर कुछ बच्चा किसी कारणवश लेट हो जाता है, इंटीग्रेटेड में नहीं पढ़ता है या +2 में भी इंटीग्रेटेड में नहीं पढ़ता है, और फिर भी उसका मन अंदर से कहता है कि मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए ड्रॉप ईयर है ना। उसके लिए ड्रॉप ईयर है, बस डिफरेंस ये आएगा कि उसकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है। और ये वही सिंपल सा है कि जैसे पहले से लोग करते आए हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, ज़्यादा दूर पहुंचना है, तो हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के निकलते हैं। तो अगर हमें तैयारी करके एंड पॉइंट पे पहुंचना है, तो जितना जल्दी तैयारी करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। तो डिफरेंस तो कुछ खास नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि +1 +2 इंटीग्रेटेड में उनको पूरे 2 साल मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ड्रॉप ईयर में वही काम बच्चे को 8 से 9 महीने में कंप्लीट करना है। तो होता उधर भी है, ड्रॉप ईयर में भी बच्चा सक्सीड करता है और सिलेक्शन भी लेता है, पर उधर मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो अगर आपका माइंड सेट है बच्चों, तो फिर इंटीग्रेटेड +1 कुछ नहीं है, +2 कुछ नहीं है, ड्रॉप ईयर कुछ नहीं है, तब आप सोच लोगे, वो तभी से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। और ये तय नहीं होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो, पर आपका माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए कि आप कब आ रहे हो। चाहे आप ड्रॉपर्स में आओ, चाहे आप +1 में आओ, आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, परफेक्ट सर। तो इसी के साथ अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा करना चाहेंगे सर। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ हमारे आपसे कॉमन सवाल भी रहेंगे कि जैसे कई बच्चे हमने देखे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कई बार 3 ड्रॉप भी ले लेते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। राइट। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और दूसरी बात, वो लैक कहाँ कर रहे हैं? देखो सर, क्लियरली इसका रिप्लाई तो ये है कि या तो उनकी गाइडेंस में कमी है, मेंटरशिप में कमी है, या फिर वो बच्चे अपने मेंटोर्स को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। दूसरा, आप खुद सोचो कि अगर हम जो बच्चे उनके साथ बैठकर उसी सिलेबस को 1 ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं और वो 3 इयर्स में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की तो बहुत कमी है कि वो सही तरीके से अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए फिजिक्स में 10 चैप्टर पढ़ने हैं या 12 चैप्टर 1 साल में कंप्लीट करने हैं। पहले साल में अगर मुझे 3 ही चैप्टर आए तो मेरे 9 चैप्टर छूट गए हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर में बच्चा पहुंचता है ना, तो वो फिर से वो पूरे 12 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसने वो 3 चैप्टर भी अच्छे से पढ़े तो उसको 9 की तैयारी करनी होगी। तो ऐसे करते करते भी बच्चा सक्सीड करता है, लेकिन उसको राइट मेंटरशिप चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि कब कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है ना। तो अभी आजकल यही प्रॉब्लम आ रही है कि बस बच्चे को लगता है कि मैं टाइम दूंगा हो जाएगा, टाइम दूंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी,
प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर जाया जाएगा तो सिलेक्शन होगा, टाइम देने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करें और टाइम रहते चीज़ों को करें। तो ऐसा नहीं है कि आप 7 ड्रॉप लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, उससे कभी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं ड्रॉपर्स के लिए ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। तो जो बच्चा ड्रॉपर में आ रहा है या उन बच्चों को भी इंक्लूड कर देते हैं जो कि +1 से ही या +2 में हमारे पास आ रहे हैं इंटीग्रेटेड का भी पढ़ने या कोचिंग का पढ़ने, तो उन बच्चों को कौन सी आदतें छोड़ देनी चाहिए और क्या जीवन शैली जो कि लाइफस्टाइल है अपनाना चाहिए जिसकी वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं 2x टाइम्स बढ़ जाए। जी बहुत अच्छे हैं सर। और जनरली बच्चा ये गलती करता है, पेरेंट्स के सामने गलती करता है और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। देखो, जो आदतें बच्चों को छोड़नी होंगी, अभी तब से ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है या बच्चों के पास मोबाइल्स आ गए हैं, तो जब बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी करता है तो मोबाइल उसके पास में रखा होता है और वो एक अटेम्प्ट लेता है न्यूमेरिकल पे, सेकंड अटेम्प्ट लेता है, उसके बाद उसका सीधा हाथ मोबाइल पे आता है और वहां से वो स्कैन करके वो आंसर देख लेता है। उसको लगता है कि बहुत आसान था न्यूमेरिकल, ये तो हो जाना था और ये इतना आसान है, हो गया। अगर बच्चा इंटरनेट से सॉल्यूशन देखेगा, जो कि अब बहुत ज़्यादा गलत आंसर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो कभी सब्जेक्ट नहीं सीख पाएगा। पहली बात तो उसको सबसे पहले तो सब्जेक्ट पढ़ते टाइम मोबाइल को दूर करना होगा। दूर, मेरा तो ऐसा मानना है कि उसकी रेडियस के आसपास वो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। जिस रूम में पढ़ता है उस रूम के बाहर ही मोबाइल हो। सेकेंडली, अपना सिटिंग टाइम उसको फिक्स करना होगा कि अगर डेली 2 आवर्स में फिजिक्स पढ़ता हूँ तो मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना होगा, 2 घंटे अदर सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, 2 घंटे अदर, तो वो टाइम फिक्स होगा। समहाउ किसी दिन ऐसा होता है, मान लो कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए चाहे उसको 10 मिनट पढ़ना हो, लेकिन उसको पढ़ना होगा। अगर वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी तो वो 1 दिन से 2 दिन में, 2 दिन से 3 दिन में कन्वर्ट हो जाती है। अभी बच्चा यही गलती करता है कि आज फिजिक्स पढ़ा, 2 दिन से फिजिक्स को हाथ में लगाया और 2 दिन फिजिक्स को हाथ में लगाएगा तो वो सारा मोमेंटम उसका ब्रेक हो जाएगा। तो अगर उसका पढ़ने का मन नहीं है तब भी उसको एटलीस्ट 10 मिनट तो पढ़ना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम 10 मिनट के लिए बैठते हैं और 10 मिनट कब आवर्स में और कब 2 आवर्स में कन्वर्ट होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो एक तो अपना कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, दूसरा फिजिक्स पढ़ते टाइम मोबाइल को बहुत दूर रखना है, तीसरा जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो टीचर से कनेक्ट होना है। इस डर के साथ डाउट से दूर नहीं होना है कि मैं टीचर के पास जाऊंगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे या ऐसा बोल देंगे कि तुझे समझ में नहीं आए। सब बेशरम हो जाना है सब्जेक्ट को लेकर और टीचर के पास जाके बार बार पूछना है कि ये मुझे समझ नहीं आता है, समझाइए। तो वहां से चीजें क्लियर होना स्टार्ट होती हैं। अभी आप ड्रॉपर में आओ या इंटीग्रेटेड में हो या कहीं भी पढ़ते हो, अगर ऐसा करते हो तो आप कमेंट करके बताना कि सब्जेक्ट आपको आता है या नहीं आता है। बिल्कुल। साथ में जैसे कि सर आपने फ़ोन का बताया कि बच्चे के रेडियस में बिल्कुल भी क्या फ़ोन नहीं होना चाहिए जब वो पढ़ाई कर रहा है। पर क्या रहता है कि जब पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पे आते हैं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, इवन पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप थोड़ा बच्चे को समझाएं कि फ़ोन से दूर रहिए, है ना। पर बच्चा जो एक्सक्यूज़ देता है पेरेंट्स को घर पे वो ये देता है कि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ इससे, या कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स है लाइक जो हमारे पास अभी नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन बैचेस लिए हुए हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिक्स ओरिएंटेड कई ब्रांड्स है और उन्होंने बहुत ही मास लेवल पे डिज़ाइन किए हैं ऑनलाइन बैचेस बच्चों के लिए। तो वो क्या सही में सक्सेसफुल है वो ऑनलाइन बैचेस, या एक तरह से वो क्या है, क्योंकि वो क्या है कि एक क्राउड को मद्देनजर रखते हुए वो उस बैच को डिज़ाइन किया जा रहा है, पर्सनल अटेंशन का तो उसमें स्कोप है ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक बच्चा रिलाई कर सकता है उन ऑनलाइन बैचेस पे? देखो, जैसा मेरा सर पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है तो उस पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कोई हमें 100 में से या 1000 में से 1 या 2 बच्चा ऐसा मिलता है जो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। आप फिर उसको ऑनलाइन बैच दिलाओ या ऑफलाइन दिलाओ, अगर उसने मान लिया है, ठान लिया है तो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करके रहेगा। ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी वो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता है और ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेज में क्या हो गया है कि अभी रिकॉर्डेड लेक्चर आने लगे हैं, जो ये बहुत सस्ते चीजें आ गई हैं तो वो रिकॉर्डेड है। अब उसको कुछ डाउट आया तो उसके लिए उसको वेट करना होगा, अभी पढ़ेगा फिर
मेंटोर के लिए डाउट के लिए उसको टाइप करेगा, लिखेगा, तब जाके उसका रिप्लाई आएगा। और चीज़ें जो बच्चे को फिजिकली बताई जा सकती हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऑफलाइन को इसलिए प्रीफर करता हूँ एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, कि बच्चे के सामने चीज़ें होती हैं, कोई डाउट आता है तभी वो क्लियर होता है, और एक फिजिकल अवेलेबल है चीज़ बताने के लिए। नहीं तो अभी आप एआई से भी पढ़ सकते हो, एआई को आप चैप्टर का टॉपिक का नाम बताओ, पूरा एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है पढ़ना ना। एआई अभी गलत आंसर भी देने लगा है। तो ऑनलाइन से भी बच्चे सक्सीड हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके लिए जैसा मैंने बोला कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो फिर तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो ऑफलाइन इज बेटर, क्योंकि आपका मेंटर आपके साथ रहेगा, आपका टीचर साथ रहेगा, और आपको टाइम टाइम पे गाइड करता जाएगा। जी बिल्कुल। ऑफलाइन बैच का कोई तोड़ नहीं है स्टूडेंट्स, और ऑनलाइन बैचेस क्या है, वो एक मास लेवल पे डिज़ाइन किए जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा क्राउड को मद्देनज़र रखते हुए। उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या हो गए, इग्नोर हो जाते हैं, है ना। तो जैसे सर अब आपको 3 इयर्स हो गए हैं, या 3 ईयर से ज़्यादा ही हो गए हैं सर को नालंदा में। तो नालंदा में जो फिज़िक्स का लेवल रहता है बच्चों को काफ़ी अच्छा आपने बनाया इतने टाइम में, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे बच्चे फिज़िक्स करने में। जैसे जो हमारा 2025 का रिज़ल्ट था नीट का, जिसमें कि फ़िज़िक्स कहीं ना कहीं बहुत टफ सा आया था, फिर भी नालंदा ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस फिज़िक्स नीट में दी पूरे कुल्लू में, और साथ में जिला टॉपर देने के साथ साथ हिमाचल में 6th पोजीशन भी हमारी बच्ची की आए। मैं बच्ची का नाम लेना चाहूँगा, गीतांशी का। तो इस सब इसलिए भी हो पाया, हमारे बच्चों का फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो कैसे करवाई जा रही है बच्चों को यहाँ पे, क्या खास है नालंदा में, और कैसे फिजिक्स को टारगेट किया जा रहा है, कैसे खास बनाया जा रहा है? देखो सर, फिजिक्स मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत आसान है, क्योंकि पूरे इंडिया में नीट के बच्चों के लिए तो हेडेक बना हुआ है। लेकिन क्लास में हम अगर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बच्चे का भी मेंटल लेवल क्या चल रहा है जब उनको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अगर बीइंग ए टीचर मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि बच्चा अभी बोर हो जा रहा है, या बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है, तो समझाने के ना बहुत तरीके होते हैं ना, और एक ही टॉपिक को कई तरीके से समझाया जा सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग जनरली बच्चा फंसता वहाँ है कि कोई मैथ की ट्रिक आ गई है, या कोई बहुत ही मैथमेटिक्स यूज करके वो टॉपिक क्लियर करना हो, तो उसको तरीका दूसरा अपना कर हम कि कोई मैथमेटिक्स टूल यूज कर लें, छोटा टूल यूज करके क्लियर कर सकते हैं टॉपिक को। अभी जैसे आपने नाम लिया कि हमारे यहाँ से 2025 में एक लड़की ने टॉप किया, तो उस लड़के की खास बात ये तो थी कि उसको समझ आता था। दूसरा कि जब मैं समझाता था मुझे लगा कि बोर हो रही है, तो मैंने पूछा कि अभी क्लास का देख के पता चलता है कि बोरियत हो रही है, तो उस टाइम पे थोड़ा उनको रिलैक्स किया। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। तो एज ए एंटरटेन उनका माइंड फ्रेश किया, फिर बोला कि देखो एक टॉपिक कुछ नहीं था, इसको फिर से समझते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट लिया तो बच्चे को क्लैरिटी आती है, और यही वजह है कि नालंदा में बच्चा फिजिक्स से नहीं डरता है, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स फिजिक्स को एंजॉय करते हैं। एक बार कनेक्टिविटी बनती है तो फिर वो एंजॉय करते जाते हैं। और दूसरा, जैसा गाइड किया जाए, अगर बच्चा वैसा करता जाए तो कभी सब्जेक्ट टफ होगा ही नहीं। जी ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि ड्रॉपर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे अभी नीट और जे का पेपर दे चुके हैं इस साल और उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो नीट का तो अभी रिजल्ट हाल ही में आना है, पर आंसर की उन्होंने मैच किए, पर उनका स्कोर एक एक्सपेक्टेड वो जो सोच रहे थे नहीं बन पाया। तो उन बच्चों के लिए, ड्रॉपर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है? जी देखो बच्चों, बस मैसेज आपके लिए इतना है कि जिस दिन आपने +1 में एडमिशन लिया था विद बायो, तो इसी सोच के साथ आप आए थे कि हमें डॉक्टर बनना है। अब आपका +1 या +2 जैसे भी निकला, जिस भी स्कूल में आप थे, या आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं किया, तो वो टाइम निकल गया है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हो। तो आप ड्रॉप ईयर चूज कर सकते हो, या जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप ईयर में थे और एनी हाउ उनका अभी भी पेपर ठीक नहीं हुआ है, तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि 1 साल या 2 साल में अपने सपने को हम पीछे कर दें, कुछ और कर लेते हैं। अगर आपकी मेंटलिटी अभी भी वही है, माइंडसेट वही है कि डॉक्टर बनना है, तो आपको चांस लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें अचीव करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम हमें देना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप ईयर में आते हैं, +1 +2 ठीक नहीं गया है,
तो आई थिंक हमारा रिकॉर्ड भी ऐसा है कि प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और फिजिक्स के लिए तो बच्चों मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप यहाँ के एंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को, तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि तैयारी आपको करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए और काफ़ी अच्छा लगा आपसे इन सब मुद्दों पे चर्चा करना। तो आगे भी हम ऐसी पॉडकास्ट लाते रहेंगे और आपके साथ चर्चा पे बने रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए।